मिनट नहीं बता रहा क्या? चलो देखो, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है ना। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, देखो जो यूनिट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और चैप्टर का नेम क्या है? इधर सुनो, इधर चैप्टर का नेम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नेम क्या है? ये यूनिट है ऊपर वाली। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो चार्जेस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़े थे? चार्जेस के बारे में। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो चार्ज के बारे में पढ़ा था ना। अब जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेट के बारे में। बेसिकली मैग्नेट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रहेंगे इसमें भी चार्ज इसमें भी रहेंगे। इसका क्या इफेक्ट होता है और क्या होता है, ये सब देखते हैं। तो चैप्टर कौन है? चैप्टर का नेम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलो इसकी कुछ टॉपिक्स पहले देख लें। मैग्नेटिक, और ये मैग्नेट है क्या? ये कुछ नहीं है। तुम्हें पता है रियलिटी में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं तो ड्यू टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देयर इज अनदर फील्ड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से एक नई फील्ड जनरेट है। एक नई फील्ड है, उसकी डायरेक्शन, फील्ड अलग नहीं है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है। उसको क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेज में जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले कौन सा? 4 ही पढ़े थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो देखो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने एक ही फोर्स रखा था, अलग अलग तो नहीं किया था ना। वो अलग अलग इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो दोनों फील्ड जो है वो चार्ज की ही होती हैं। चार्ज की फील्ड मतलब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ही। अगर एक चार्ज रखा हुआ है, ध्यान सुनना, अगर ये चार्ज है रेस्ट में है तो इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग है, तो इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी और इसके साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी। मैग्नेटिक इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर डायरेक्शन वी नेम एज अनदर। उसकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से उसको हमने नाम मैग्नेटिक में रख दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या? कुछ नहीं है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो आपको ये बहुत पहले, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या बताया था? एक चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करता है? फील करता है। उस स्पेस को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करे? फील करे, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो बगल में एक नॉर्थ पोल इधर रखा, छोटा मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। एक यहां पे रखा, एक तुम्हारे घर पे रखा, तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसकी रेंज के बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक अ रेंज। फील्ड का मतलब ही होता रेंज। अगर वो चार्ज की बात कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की रेंज की बात कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेंज बियॉन्ड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस
आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये देखो हमें कैसे पता चला कौन है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें कभी दिखती तो है नहीं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती हैं, फिर कैसे पता चला कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हैं, लेकिन हम उनके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो वहाँ से हमें ये समझ में आया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। देखो कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर इसके बगल में भी एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है। बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है, ठीक, रिपल्शन होगा। क्या रास्ते में किसी ने, अच्छा ये कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नॉन कांटेक्ट, बिना टच किए एक फोर्स लग रहा, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा, अपने मन से हवा में रिपल्सन हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से बाहर ऐसे निकल रही हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है? फील्ड हैं। मतलब मैंने इनको देखा नहीं, लेकिन इनके फोर्स को एक्सपीरियंस किया कि नहीं? आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दो मैग्नेट लो, नॉर्थ नॉर्थ पास लेके आओ तो फोर्स रिपल्सन लगता है, नॉर्थ साउथ लेके आओ तो फोर्स अट्रैक्शन लगता है ना। तो यहाँ पे हम उनके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर अभी कोई करंट का कॉन्सेप्ट आया क्या? यहाँ पर कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट आया क्या? यहाँ तो हम एक मैग्नेट लिए, उसको अट्रैक्शन रिपल्शन देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चार्ज के मोशन की वजह से भी मैग्नेटिज्म होता है। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने कुछ नहीं किया, मे बी यहाँ पे एक बैटरी लग गई और यहाँ पर एक इन्होंने वायर लगाया, इधर की लगा दी इस तरफ। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, पढ़े हो ना क्लास 10th में, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया है। मैग्नेटिक कंपास हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? अभी ये की ओपन है, ओपन मतलब इससे कोई करंट पास नहीं हो रही, तो ये हमेशा किधर डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा? जबरदस्ती है क्या? कोई भी कंपास ले आओ हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा? पोल अट्रैक्ट करना, पोल वोल का कोई वो नहीं है। वो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कहाँ आ गई? क्या अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट लगा है? अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं लगा, लेकिन अर्थ के अंदर मोल्टेन मैग्मा है। जो अर्थ घूम रही है तो वो भी घूम रहे हैं, और वो मैग्मा में है आयंस। क्या है? आयंस। वो आयंस जब घूमते हैं गोल गोल तो क्या जनरेट करेंगे? करंट। और करंट क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या जनरेट करता है? तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाती हैं, इधर से इधर मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। किधर से किधर जाती हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही हैं अर्थ वाली, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट रख दें, कंपास रख दें, तो हमेशा किधर, किस डायरेक्शन में रहेगा? इसी डायरेक्शन में। अगर कौन नहीं, हमें क्या पता, अब कंपास रख दे, और कुछ तरीका बताओ। एक तरीका और है, कंपास के अंदर कुछ नहीं, छोटा सा मैग्नेट ही लगा हुआ होता है। एक तरीका और है, एक बार मैग्नेट लो, उसको लटका दो ऐसे, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। आप करके देख लेना, जब भी वो रुकेगा वो किधर, बस उसमें कोई एक्सटर्नल अदर फोर्स, टॉरिजिनल फोर्स नहीं लगना चाहिए रस्सी की वजह से। वो हमेशा किधर से किधर रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वही कंपास में भी होता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाती हैं, तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसकी निडल हमेशा किधर होती है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया कि जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? ये किसने किया था? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने क्या किया, ये बैटरी है, यहां पे जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, अभी स्विच
ऑन मतलब स्विच यहाँ पे अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था। क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, ऑन करने का मतलब अब इससे करंट पास होना शुरू हो जाएगी ऐसे। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली, वहीं से ये प्रूफ हो गया कि एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले भी तो हमने बताया था रेस्ट चार्ज क्या जनरेट करता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहीं से सबसे पहले ऑरेस्टेड ने डिस्कवर किया। जैसे ही उन्होंने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने का मतलब करंट उसमें फ्लो करने लगी, वैसे ही उन्होंने देखा जो कंपास पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ठीक है, पहले वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों था? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। अब ये इस तरफ क्यों हो गया? क्योंकि इस वायर के चारों तरफ क्या जनरेट हुई है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपास को बेंड कौन करता है? कंपास को मोड़ता कौन है? कंपास को डायरेक्शन कौन देता है? यहां पर जब करंट नहीं ऑन थी तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कौन दे रहा है? वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ये मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ऑरेस्टेड ने एक चीज डिस्कवर की, इन्होंने क्या बोला? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अभी इस चैप्टर का, भी कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे पेपर में आए। पेपर में एक चीज आ सकती है कि हाँ एक रेस्ट चार्ज जो होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जबकि एक मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करो इतना जल्दी, बना लो ये। हो गया। नेक्स्ट देखो, बायोट-सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट लिखो बायोट-सेवर्ट लॉ। सुनो इधर, पहले इधर सुनो, इधर बायोट-सेवर्ट लॉ ने एक रिलेशन बता दिया। मान लो हमारे पास कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, there is a length, small length component dl, due to this small component dl we have to find magnetic field, at point P, which is not perpendicular, may be perpendicular, which is at angle theta फ्रॉम द लेंथ कंपोनेंट। जो लेंथ कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। एंड विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल लेंथ डीएल कंपोनेंट, जो कि डीएल कंपोनेंट से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। लेट्स सपोज द करेंट कंडक्टर, द करेंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर इज आई। If this is a small component dl, then there is a very small magnetic field dB। अगर लेंथ कंपोनेंट कम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम होंगी, या फिर लेंथ कंपोनेंट डिफरेंशियल में इंटीग्रल में लेंगे तो यहाँ पे भी तो ये डिफरेंशियल में ले लेते हैं। बाद में जितना हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जितनी लिमिट बताई जाएगी वहां से लेके वहां तक उसको हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, the small magnetic field dB is directly proportional to I, means as we increase the current, जैसे ही हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एक चीज और, अगर करंट ऊपर जा रही तो क्या आप लोगों ने क्लास 10th में थंब रूल पढ़ा है?
if the current goes upside then magnetic field goes inside the board. So for inside the board बना तो सकते नहीं, तो we use the symbol cross. ठीक है, हाँ इधर से कह सकते तो बाहर की तरफ आएगी ऐसे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बताया, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी आई, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. दिस इज अ सेकेंड पॉइंट. मीन्स एज वी इंक्रीज द लेंथ देन amount of magnetic field is also increases. dB is directly, not directly, inversely proportional to r square. Means as we increase the length from small component to that where we have to find magnetic field, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे निकालना है उसकी दूरी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है और स्क्वायर टाइम्स कम होती है. थर्ड पॉइंट. देन अनदर पॉइंट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. अगर हम तुमसे ये बोले कि इस स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ मैक्सिमम कहाँ पर, 90 पर, तो क्या इस स्मॉल लेंथ की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, होगी, कम होगी. साइन 60 लगा देंगे. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. 45 लगा देंगे. ठीक है, और 30 होगा तो 1/2, हाफ हो जाएगी. ठीक है, तो सबसे ज्यादा 90 पे, लेकिन थीटा पर भी मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर हम बोलते 0 पे निकालो, इस स्मॉल लेंथ की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं, ऊपर और नीचे नहीं होगी. ये हो गया आपके 4 पॉइंट. ऑन कंबाइनिंग दैट 4, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक, इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट तो लगाएंगे. कांस्टेंट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन μ0 अपॉन 4π, दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, द वैल्यू ऑफ μ0 अपॉन 4π इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7. यूनिट निकाल लीजिए यहां से. ठीक है, नहीं, μ0 अपॉन 4π की यूनिट टेस्ला नहीं होगी. ठीक है, ये आप इधर से सॉल्व करिएगा, टेस्ला और इधर एम्पियर में और बाकी सब चेंज करिएगा. ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई. लेकिन dB, अच्छा एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, B से. ये पता होना चाहिए. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है और भी बहुत सारी होती हैं. ठीक है, अगर आप निकालना चाहोगे तो फाई बराबर BA एंड B बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है. ठीक है, किसी भी नाम से आ सकती है. और वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ से इन्होंने एक और यूनिट बताई थी, गॉस, जो इसके पहले ऑरेस्टेड. ठीक है, ये बहुत सारी यूनिट होती हैं. जो रियलिटी में SI में हम यूज करते हैं वो कौन सी है, टेस्ला. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है. इसके पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसके पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा था, इसका नाम बताओगे क्या था, 1/4πε0. ये था क्या, नेम क्या था इसका, मीडियम वाला नहीं था. F इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कराए थे ना. तो यहाँ पे ये कौन सा कांस्टेंट था, परमिटिविटी, है ना. और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है,
परमिएबिलिटी, फिर अंदर एस इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, ये भी मीडियम के चेंज होने पर इफेक्ट होता है, लेकिन अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं पढ़ना। जब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वहाँ पे करा देंगे। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इस पर इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी सुनो, तो dB इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ कहीं वेक्टर तो किया नहीं अभी हमने, वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर बनाने के लिए dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब वेक्टर बनाना है तो ऐसे कर दें, ऊपर डायरेक्शन लगा दो, आई dl साइन थीटा r अपॉन r क्यूब, दैट इज r स्क्वायर r एंड r क्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है तो किसी n कैप से मल्टीप्लाई कर दे। डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कोई डायरेक्शन है, इधर इनसाइड आउटसाइड एनी डायरेक्शन, आई कैप कुछ भी ले ले, n कैप कौन सी डायरेक्शन है, n कैप। ठीक है, इसके बाद देखो, क्या ये साइन थीटा n कैप कुछ आपको समझ में आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और n कैप लगता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड साइन थीटा वी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर n कैप, एंड आफ्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर देन cos थीटा। Here is something like this, current is not a vector quantity, तो इसको तो बाहर करेंगे। dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, दिस इज अ dl क्रॉस r एंड r क्यूब। ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r। ये क्या है, बायो सेवर्ट लॉ है, किसमें, किस फॉर्म में, ठीक। एक मिनट, अच्छा ठीक, लिखो, हो गया। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए, सुनो इधर इधर सुनो, तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमने इसी को क्यों सही माना। क्या हम ये नहीं लिख सकते थे dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर अपॉन r क्यूब? ये क्यों नहीं लिख सकते थे? क्या ये गलत है? गलत है, लेकिन देखें तो कैसे। यहाँ पे देखो, अगर हम, ये तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, ये डायरेक्शन कौन बताया, कंपास रख दो वो भी बता देगा, और हमारा राइट हैंड थंब रूल भी बता रहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड। अगर हमारे पास दो वेक्टर क्रॉस में दिए हों और इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, तो जिधर पहला वेक्टर है उधर वो चारों फिंगर करें, ये 4 फिंगर थंब को छोड़कर, ठीक है, थंब को छोड़कर, थंब कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिधर पहला वेक्टर है डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर की तरफ 4 फिंगर करें, और जिधर आर वेक्टर है उधर वो चारों फिंगर बेंड करें। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे करके देखें क्या सही लग रहा है? चलो देखते हैं। लेंथ वेक्टर इज अप साइड, ऊपर की तरफ है लेंथ वेक्टर, है कि नहीं है?
लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ, आर वेक्टर इधर है, इस तरफ है कि नहीं, बेंड कर दें इधर, पहला वेक्टर जिधर उधर चारों फिंगर, जिधर दूसरा वेक्टर उधर 4 फिंगर बेंड करें, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, इनसाइड द बोर्ड, तो सही तो है। अभी हम आर वेक्टर क्रॉस डीएल लगते तो क्या सही होता, देख लेते हैं। आर वेक्टर इधर, डीएल वेक्टर ऊपर ऐसे अपसाइड जा रहा, तो ऊपर बेंड करें, इधर से तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए बाद वाला गलत। गलत इसीलिए हो रहा क्योंकि डायरेक्शन चेंज आ रही, मैग्नीट्यूड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा वो इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकाल लोगे अब किसी भी दो क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक, लिखो जल्दी से, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद एक बहुत सही डेरिवेशन है, अच्छा है, थोड़ा सा टफ तो नहीं कहोगे मगर अच्छे लेवल का डेरिवेशन है। हेडिंग लिखो, derive magnetic field due to derive magnetic field due to current carrying wire। ये हम नहीं बता रहे कि यहाँ पे जो उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है कि क्या है। चलो देखो, हमारे पास एक वायर है और यहाँ किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, P पॉइंट है। इस वायर में हम एक स्मॉल कंपोनेंट DL ले क्या, एक चीज और, मुझे इतने वायर की मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है विच इज ऑफ लेंथ L, कंसीडर अ वायर हैविंग करंट I, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A। हमें कितनी दूर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, A डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज I, करंट कितनी जा रही है, I जा रही है। लेट्स टेक अ स्मॉल कंपोनेंट DL, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना ले, ऐसा, दैट इज -φ1 एंगल, एनी एंगल -φ1। वी टेक अ स्मॉल कंपोनेंट DL, दैट इज DL, स्मॉल कंपोनेंट है DL। अगर ये बहुत कम कंपोनेंट है तो मुझे बताओ ये एंगल कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, तो d फाई लिख दे क्या, हाँ, दिस इज -φ1, दिस इज +φ2, total angle is φ2, and that angle where we take a small component DL and making angle d phi which is at angle from angle d phi, d phi पे जाके एक स्मॉल एंगल d phi ले लें और इसको इंटीग्रेट कर देंगे φ1 से लेके या फिर φ2 से लेके φ1 तक, ठीक है। और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा पहले किसकी वजह से था, d phi की वजह से निकालने मैग्नेटिक फील्ड, d phi की वजह से आने के बाद उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ, पूरे के लिए, कहाँ से लेके कहाँ तक, φ2 से लेके φ1 तक। आ जाएगी बात समझिए। तो पहले ये तो पता करें कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है कितनी। अगर ये लेंथ कंपोनेंट है तो यहाँ पे एक पार्ट ऐसे लगाना पड़ेगा तुम्हें विच इज परपेंडिकुलर, ताकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो, एंड दैट DL कंपोनेंट इज एट डिस्टेंस R, क्योंकि भैया हमें उस पॉइंट से लेंथ कंपोनेंट की दूरी भी तो पता करनी होती है ना। अगर ये DL है
ये एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये बहुत कम एंगल है तो लगभग ये दोनों सेम लाइन ही मानो। हमने बनाया बड़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये थीटा है तो इसका जिससे थीटा जुड़ा होगा वो डीएल का कॉस थीटा, उसका परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट क्या होगा, डीएल साइन थीटा। ठीक, इसके बाद देखें, अगर ये एंगल डी फाई है, इसका नाम लिख देते कुछ ए बी सी। ये एंगल अगर डी फाई है तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं लगा सकते क्या हम? आर्क कितना है, ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा इसलिए कर रहे, सुनो अभी तो चलो यहाँ पे एक हम बस अभी क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर बात समझ में आ जाए, बस थोड़ी देर लिख देते हैं हम। क्या हमने क्या बोला, ए सी बराबर विच इज ए सी बराबर बेटा कितना है, डीएल साइन थीटा है। इसके बाद देखो यहां पे डी फाई एंगल इक्वल्स टू आर्क, आर्क कितना है ए सी, और रेडियस बेटा कितना है, यहाँ पे दूरी कितनी है आर, कितनी है आर। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया, आर डी फाई। ए सी की दो वैल्यू आ गई हैं। अब दोनों ए सी को, फर्स्ट ए सी और सेकेंड ए सी को इक्वेट कर दें तो आर डी फाई इक्वल्स टू डी एल साइन थीटा। ये पता है हम क्यों कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे ताकि हम लेंथ वेक्टर को फाई की टर्म में चेंज कर सकें। मतलब डीएल साइन थीटा की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां तक कोई डाउट किसी को? डायग्राम बनाओ, ओके चलो देखो हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड याद है इस जगह पे। तो बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ये हम लिख नहीं रहे थे कि आप लोग लिख लेना, जब जो भी बोल रहे हो वो चीज़ लिख लेना। डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज अ करंट आई। इधर सुनो, और लेंथ बेटा कितनी है डीएल, और इस लेंथ से एंगल कितना बन रहा जहां पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो साइन थीटा है ना, और डिस्टेंस क्या है यहां से लेके यहां तक की आर, तो आर स्क्वायर। यहां पे कोई डाउट कितनी कि अब देखो एक चीज सुनो, यहां पर हम डीएल है और इस डीएल को हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, डीएल की जगह हम चेंज करना चाहते, फाई लाना चाहते, तभी तो माइनस फाई 1 से फाई 2 इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे देखो डीएल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। तो डीएल साइन थीटा इक्वल्स टू आर डी फाई लिख सकते हैं, लिख देते हैं। डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल साइन थीटा आर डी फाई, 1 आर इज कैंसिल, द डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। ठीक, अब ये एक चीज़ सुनो, अगर हमारे पास एक इमेजिनरी वायर है और उस पर हम स्मॉल लेंथ मान रहे हैं, कोई यहाँ माने कोई यहाँ माने कोई यहाँ माने, और मुझे निकालना 10 मीटर दूरी पर ही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे इस आर से क्या मतलब, आर की वैल्यू हम बता सकते हैं क्या कि हमने कहाँ पर डी फाई माना है, कहाँ पर डीएल माना है? नहीं बता सकते ना। लेकिन हमें क्या पता है, ए डिस्टेंस पता है, तो क्या हम आर को, इस आर को क्या हम ए के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज आर। क्या इस आर को ए के फॉर्म में ब्रेक कर सकते, दैट इज ए, कर सकते हैं? अगर ये फाई है ये आर है तो ए बराबर बेटा क्या होगा, आर कॉस फाई, क्योंकि थीटा जुड़ा हुआ है ना, एंगल जुड़ा हुआ है ना, थीटा नहीं फाई जुड़ा हुआ है ना। अरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा लगा लो ना, जिससे थीटा जुड़ा होगा वो कॉस फाई, तो हाइपोटेन्यूज का कॉस फाई, आर कॉस फाई, तो ए बराबर आर कॉस फाई, तो आर बराबर ए अपॉन कॉस फाई। यहां पे लिख लो ए बराबर आर कॉस फाई, सो आर इक्वल्स टू ए अपॉन
cos phi. Here dB equals to mu naught I d phi 4 pi, that is the value of r, which is a upon cos phi d phi. ठीक है. Now we integrate. After integration we get the answer. ठीक है. On integrating with proper limit, that's dB integrate mu naught upon 4 pi I upon a, that all is constant. I is a current which is constant, a is a distance which is constant, mu naught upon 4 pi, that is a constant, 4 into 10 to power minus 7, integration from cos phi d phi. The net magnetic is 0 to b, integrate, okay, from limit phi to so minus phi 1, from minus phi 1 to plus phi 2. ठीक है. Now the integration of cos phi d phi equals to कितना होगा, प्लस सी इफ द लिमिट इज नॉट टेकन. अगर लिमिट नहीं है तो सी लगा देंगे. ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन इधर लिख ले. आ गया. बस जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ थी वो यहाँ पे थी. अच्छा, एक चीज़ मैंने तुम्हें ये बोला था कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे समझ में आ रहा. हम इस डीएल के फॉर्म में डिफरेंशियल था ना बायोसेवर्ट ने, लेकिन हमने उस डीएल के फॉर्म में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं किया डी फाई के. तो हमने क्या किया, इस फार्मूले से हमने उसको क्या किया, चेंज किया. उस लेंथ इंटीग्रेट को हमने किस इंटीग्रेट में चेंज किया, किस इंटीग्रल में चेंज किया, फाई. द वैल्यू इज आफ्टर इंटीग्रेशन नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डी, बी इंटीग्रेट टू बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. ओके. द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई, if this is a limit then not take as a c constant, that integration is sin phi, the value from phi 1 to phi 2, not minus phi 1 to phi 2. upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit by fundamental theorem of differentiability, है ना. then b equals to mu naught I upon 4 pi a, and upper limit is sin phi 2 minus lower limit sin minus phi 1. ओके. एक फार्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा, sin माइनस फाई इक्वल्स टू माइनस साइन फाई. पता होना चाहिए भाई, ये सब फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी. b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और जो बायो वाले हैं वो याद कर लेंगे, है ना. एंड द वैल्यू इज साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई. याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड होती है सर. ठीक. अभी सुनो, अगर ये लेंथ L ना हो, इनफाइनाइट हो, this wire is of infinite length, then as the length increases the value of phi 2 is increasing, continue increasing. At infinite the phi 2 is approximate equals to 90 degree. If this is at infinite length, this wire is of infinite length. देखो जैसे ही हम यहाँ पे हैं तो लेंथ ये पास में कोई दिक्कत नहीं, इतनी हो गई. फिर जैसे गए ये फाई बढ़ा, फिर और ऊपर गए तो ये फाई और गया, और ऊपर गए तो ये फाई और गया, और एकदम इनफाइनाइट पहुंच गया तो ये फाई कैसा हो गया, ऐसा. तो मुझे ये बताओ फाई और इसमें एंगल कितना बना, 90 बना ना. इसका मतलब फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी,
90 इनफाइनाइट की कंडीशन में। हाँ हाँ 90, और नीचे भी तो होगा इनफाइनाइट है तो